अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम अस्सलाम। क्या हाल चाल है डॉक्टर? जी अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल हॉस्पिटल से आपका ताल्लुक़ है और हम दीगर अस्पतालों से भी यही खबरें सुन रहे हैं कि डायरिया के पेशेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आप क्या रीज़न समझते हैं? बेसिकली गर्मी का सीज़न है और जो लिक्विड इंटेक है लोगों में वो बहुत बढ़ गई है। जो लोग बाहर सड़कों पे काम कर रहे हैं, रेडी वाले, दुकानदार, मज़दूर, अब उन्होंने पानी पीना होता है और जो पानी वो पी रहे हैं वो बेसिकली कंटामिनेटेड वाटर है, वो साफ़ वाटर नहीं है। पाकिस्तान में घरों में भी साफ़ वाटर की अवेलेबिलिटी कम हो गई है, सड़कों पे तो तकरीबन बहुत मुश्किल है, कंटामिनेटेड वाटर है। प्लस इसके अलावा जो आजकल फ्रूट यूज़ किए जा रहे हैं जिसमें तरबूज है, खरबूजा है, ये वाले जो फल हैं ये भी अगर थोड़े से ओवर राइपन हो जाएं तो ये भी डायरिया का सबब बनते हैं। अच्छा। और इसके अलावा आजकल गर्मी का मौसम है, घरों में हम जो फूड बनाते हैं अगर उसे प्रॉपरली स्टोरेज ना की जा सके रेफ्रिजरेटर में तो थोड़ी देर में वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है, तो वो भी एक सबब है डायरिया का। ठीक है। तो हर साल डायरिया जो है वो गर्मी के सीज़न में स्टार्ट होता है, लेकिन इस दफ़ा चूँकि गर्मी ज़रा जल्दी आ गई। अच्छा, इस दफ़ा तो लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि फ्रिज में पड़ी हुई चीज़ें ख़राब होती चली जा रही हैं और सम टाइम आपको पता नहीं होता, वो खा लें उस सूरत में भी आपका पेट ख़राब हो जाता है। तो ये एहतियात जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, आपने तरबूज का, खरबूजे का जिक्र किया, इसके साथ अगर कहते हैं पानी पी लें तब भी पेट ख़राब हो जाता है, वाकई ऐसे? नहीं, ऐसा नहीं है। वो तरबूज जो कि ख़राब होगा, डिकम्पोज हुआ होगा, उसमें जरासीम डेवलप हो जाते हैं। ठीक है। और उस जरासीमों की वजह से बेसिकली पेट ख़राब होता है रादर देन के पानी पीने से ऊपर। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट मेडिकल साइंस में नहीं है। सही, तो ये रीज़न नहीं है। हमने अक्सर लोगों से सुना है कि अगर आप तरबूज खा रहे हैं तो आपने तकरीबन उसके कुछ मिनट तक, 10-15 मिनट तक पानी को तो हाथ नहीं लगाना, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा इसकी ये कोई रीज़न नहीं। ये जो डायरिया है ये बेसिक गंदा पानी की वजह से ही हो रहा है। हमने क्या करना है, टैप वाटर तो यूज़ नहीं करना, पानी बॉयल करके इस्तेमाल करें। कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड सोर्स जो नहीं है, ये बेसिकली मेन रीज़न है डायरिया की। अगर हम क्लीन वाटर यूज़ करेंगे तो उससे डायरिया का चांस कम हो जाएगा। फ्रेश फ्रूट यूज़ करेंगे वो कम सबब बनेगा। जो फ्रूट मार्केट में आजकल अवेलेबल हैं, लोग रेडी पे खड़े होकर बगैर धोए उस फ्रूट को खा लेती हैं, तो वो भी एक सबब बनता है। तो बेसिकली कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड इज़ द मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। इक्वली हम देख रहे हैं बच्चों में भी, बड़ों में भी और बूढ़ों में भी। अगर बर वक्त इलाज ना किया जाए, कुछ सिम्टम्स पहले इसके बता दें कि क्या क्या सिम्टम्स हों तो आपको पता होना चाहिए कि आपको हैज़ा की शिकायत है। ये है कि लूज़ मोशन आना शुरू हो जाते हैं, उल्टियाँ आना शुरू हो जाती हैं, पेट में दर्द होता है और बुखार। ये 4 अलामतें हैं। डिफरेंट लोगों में डिफरेंट अलामतें ज़ाहिर होती हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें पखाने में खून आना शुरू होता है, इसको कॉलरा कहते हैं ना। अब वो जो कॉलरा है वो बहुत कम है ना, ऑलमोस्ट मतलब पाकिस्तानी सोसाइटी में ना होने के बराबर है, लेकिन केसेस उसके भी रिपोर्ट होती हैं। ठीक है। अगर पेशेंट को लूज़ मोशन आ रहे हैं, वॉमिटिंग आ रही है, एब्डोमिनल पेन है, तो उसे फौरी तौर पे अपने फ्लूइड लेवल को मेंटेन करना है। वो डिहाइड्रेट नहीं होना चाहिए। इस सीज़न में हमने देखा कि मल्टीपल पेशेंट ऐसे आए जो डिहाइड्रेट हुए, जिसकी वजह से उनका किडनी फेलियर हुआ और वो वर्स हो गए ना। ठीक है। इसमें जब भी मॉर्टेलिटी होगी उसकी वजह ये होगी कि पानी की इतनी कमी हो जाएगी कि ब्लड प्रेशर बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, किडनी फेल हो जाएंगे और इसकी वजह से फिर डेथ भी हो जाती है। तो मरीज़ को अपना फ्लूइड लेवल रिस्टोर करना है और अगर उसके सिम्टम्स 24 घंटे में सेटल डाउन नहीं होते या जो डायरिया की फ्रीक्वेंसी है वो 1 स्टूल पर आवर हो रही है तो उसे फौरी तौर पे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डेंगू के पेशेंट्स जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं। इस मौसम में भी हम देख रहे हैं कि डेंगू का हमला जारी है। क्या एहतियात डॉक्टर साहब आप बताएंगे और किस तरह से डेंगू से महफूज रह सकते हैं? सर, पहली चीज़ तो यह कि हमें जो इस सीज़न में डेंगू रिपोर्ट हो उसके बारे में पैनिक नहीं होना चाहिए जी। हम इन केसेस को कहते हैं स्पोरेडिक केसेस, जो कभी कभार होती हैं। ठीक है। जब से डेंगू आया है उस टाइम से ये स्पोरेडिक केसेस हमेशा से मौजूद होती हैं। ठीक है। 104 ममालिक में डेंगू है दुनिया के और 104 ममालिक में पूरा साल ओकेजनल केसेस रिपोर्ट होते रहते हैं। जब अनयूजुअली इंक्रीज़ होगा तो उसको हम कहेंगे एपिडेमिक है। अब जो आजकल केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वो बेसिकली जिन जगहों पे मच्छर अभी भी है, आल्दो गर्मी की वजह से मच्छर की तादाद 99% कम हो जाती है। बिल्कुल। लेकिन वो जगह जहाँ पे हमेशा साया रहता है, सिलन ज़्यादा जगह होती हैं, वहाँ पे जो मच्छर है वो ख़त्म नहीं हो पाता। और वो लोग जो कि छोटे घरों में रहते हैं, तंग घरों में रहते हैं, इवन जेलों से जो लोग रिपोर्ट होते हैं वहाँ पे लोगों को डेंगू हो सकता है मच्छर की वजह से। तो इसमें यही है कि जहाँ पे लोग महसूस करते हैं कि उनके इर्द गिर्द उनके घर में मच्छर है तो उसको एरेडिकेट करें, वहाँ पे मॉस्किटो स्प्रे करें, फ्रेश वाटर को कहीं खड़ा ना होने दें, तो ये जो डेंगू है इसका स्प्रेड नहीं हो पाएगा। अच्छा जी, अब बुखार नॉर्मली भी लोगों को इस सीज़न में हो रहा है, हम देख रहे हैं, तो
तो कैसे पता चलेगा कि ये जो बुखार है ये डेंगू बुखार है? इस सूरत में आपको फौरी जो डॉक्टर डेंगू फीवर होता है वो हाई ग्रेड फीवर होता है, यूजुअली 103 104 का बुखार होता है। ठीक है। इससे करेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि बहुत ज़्यादा दर्द होती है और मरीज़ को अपनी आँखों के पीछे भी दर्द होता हुआ महसूस होता है, रिट्रो ऑर्बिटल पेन्स होती हैं। अगर जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द हो, हाई ग्रेड फीवर हो, इसके साथ जिस्म के ऊपर छोटे छोटे सुरख निशान अपीयर हो जाएं, अच्छा। तो ये डेंगू की अलामत है। जो डेंगू में 40 to 50% केसेस में एब्डोमिनल सिम्टम इवन डायरिया के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं, अच्छा। और 20 to 30% में अब देखना रेस्पिरेटरी चीजें मिक्स हो सिम्टम्स। रही हैं, आपको नहीं पता चल रहा ये डायरिया है या फिर डेंगू है। जो डायरिया होगा, डायरिया में यूजुअली एडल्ट्स में लेस लाइकली होता है फीवर हो, अनटिल अनलेस के फूड पॉइजनिंग नहीं है या डिसेंट्री नहीं है। सही। उसके अलावा नॉर्मल रूटीन वाला जो डायरिया है उसमें फीवर नहीं होता, सवाए छोटे बच्चों में हो सकता है, बड़ों में नहीं होता। ठीक है। तो जो डायरिया है उसमें प्रीडोमिनेंट डायरिया के फीचर होता है और फीवर भी 100, 101, 102 मैक्सिमम होता है। ठीक है। जबकि डेंगू का फीवर तो 103, 104 होता है। ठीक है। डायरिया में आंखों के पीछे दर्द नहीं होती, सारे जिस्म में दर्दें नहीं होती, डेंगू में होती हैं। ठीक है। तो ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट होते हैं कि ये जो है वो डायरिया की वजह से मेन प्रेजेंटेशन है या डेंगू की वजह से। ठीक है। डेंगू की सूरत में क्या फौरी तौर पर डॉक्टर से रजू जरूरी है? जो डेंगू है ये दो तरह का, एक डेंगू क्लासिक फीवर और डेंगू हेमरेजिक फीवर है। बेशतर केसेस में तो मरीज़ एसिम्प्टोमेटिक रहता है और हल्का फुल्का उससे फटीग हुई और ठीक हो गया। जो कुछ केसेस हैं जो कि डेंगू क्लासिक फीवर होते हैं जिनमें हाई ग्रेड फीवर होता है, अगर फीवर 24 से 48 आवर्स नहीं उतरता तो फिर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जो डॉक्टर है वो देखेगा कि ये किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, इसके प्लेटलेट काउंट कितना है, इसका वाइट सेल्स काउंट कितने हैं। अगर प्लेटलेट काउंट बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो फिर तो पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है और उसके प्लेटलेट को मॉनिटर करना पड़ता है। और अगर डेंगू हेमरेजिक फीवर है जिसमें पेशेंट को ब्रूजेस बन जाते हैं या पेशाब में या गम से खून आना शुरू हो जाता है, उस सूरत में भी मरीज़ का हॉस्पिटलाइज होना ज़रूरी है और वो भी मॉनिटरिंग भी होती है। डॉक्टर साहब कौन लोग हैं, मतलब किस एज ग्रुप के लिए ज़्यादा खतरे का बाइस डेंगू बन सकता है? एक तो ये कि जिनमें कोमॉर्बिड कंडीशन होती है ना, स्कीमिक हार्ट डिजीज़ है, हाइपरटेंशन है, कोई वो स्टीरॉइड्स ले रहे हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे हैं, ये वाले लोग ज़्यादा ख़तरे में होते हैं। ठीक है। और अगर कोमॉर्बिड कंडीशन नहीं है तो फिर जो ख़तरा है वो बड़े और बड़ों छोटों के लिए सब एक जैसा होता है। अनटिल अनलेस की जो डिजीज़ है वो डिफाइन करती है कि डेंगू क्लासिक है तो कम खतरा है, डेंगू हेमरेजिक है तो ज़्यादा खतरा है। प्लेटलेट कम हो गए हैं तो ज़्यादा खतरा है, प्लेटलेट पूरी हैं तो कम खतरा है। तो वो क्लासीफाइड डॉक्टर देख के करता है कि मुझे इसको कैसे ट्रीट करना है। मलेरिया से भी कुछ लोग वो डर जाते हैं कि कहीं ये डेंगू तो नहीं हो गया, दोनों के सिम्टम्स में डिफरेंस है? सबसे पहली बात तो ये कि जो मलेरिया है उसका जो सीज़न स्टार्ट होता है वो रेनी सीज़न के बाद स्टार्ट होता है, यूजुअली सितंबर अक्टूबर में होता है। जो एनाफिलीज मॉस्किटो है वो उस टाइम ज़्यादा उसका ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होता है, तो ब्रीडिंग सीज़न में वो बाइट करती है ना। जो मलेरिया का फीवर है वो इंटरमिटेंट फीवर है, कॉन्टीन्यूस फीवर नहीं है। एक दिन होगा, एक दिन नहीं होगा, हाई ग्रेड होगा और साथ कपकपी हो जाएगी, राइगर्स एंड चिल्स उसको कहते हैं। तो जो डेंगू का फीवर है तो कॉन्टीन्यूस फीवर है, तो इसमें फ़र्क पता चल जाता है कि मलेरिया का बुखार है या डेंगू का बुखार है। ठीक है। ठीक है जी, अब ये डिफरेंस डॉक्टर साहब ने बता दिया और इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल भी रखना है। बच्चे जो स्कूल्स जा रहे हैं, हम देख रहे हैं गर्मी की शिद्दत की वजह से बहुत सारे बच्चे जो हैं उन्हें ढाल रहते हैं। कुछ रिकमेंड करना चाहेंगे क्योंकि अभी तो छुट्टियां होने में टाइम है, तो अभी ये नीचे मैं देख रही थी चल रहा है कि जी स्कूल के टाइम में भी लाइट बिल्कुल नहीं आ रही है, तो पानी का इस्तेमाल ही कि आपको एक गर्मी की शिद्दत से बचा। बच्चों में ना जो बेहोश हो जाते हैं एक्चुअली हीट स्ट्रोक, सन स्ट्रोक वाले एलिमेंट होते हैं। तो जो क्लासरूम्स हैं वो वेंटिलेटेड होने चाहिए, दोनों साइडों पे खिड़कियाँ होनी चाहिए और एग्जॉस्ट लगा होना चाहिए जो कि एयर को क्रॉस करवाए। अगर एयर क्रॉस हो रही होगी तो हीट स्ट्रोक का चांस कम हो जाएगा। अब होता है कि क्लासरूम में एसी लगा दिए हैं प्राइवेट स्कूल में और वो एसी फंक्शनल नहीं है, तो वहाँ पे ज़्यादा हीट डेवलप होती है और बच्चे बेहोश ज़्यादा होते हैं। हमारे पास जो हॉस्पिटल में आती हैं, क्लिनिक्स में आती हैं, जब उनसे पूछते हैं कि जी एसी तो लगा हुआ था क्लासरूम में लेकिन वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा था, फिर बिजली चली जाती है बार बार तो मज़ीद बंद हो जाता है। तो बच्चों ने फ्लूइड लेवल भी मेंटेन करना है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अहम चीज़ है कि जो क्लासरूम है वो वेंटिलेटेड होना चाहिए। वेंटिलेटेड होना चाहिए। अच्छा जी, इसके साथ साथ कुछ रिकमेंड करना चाहेंगे कि बच्चों के लिए सुबह का नाश्ता कितना मैटर करता है? अगर बच्चे खाना खा के सुबह नाश्ता करके जा रहे हैं तो वो इम्यूनिटी किस तरह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक आम रुझान है, हर कोई ये कहता है कि बच्चे सुबह नाश्ता करके नहीं जाते, तो अहमियत इसकी क्या है? तो सबसे पहली बात तो यह है कि हम जो इंडो पाक के लोग हैं ना, हमने अपनी लाइफ को बाकी दुनिया से अलहदा कर लिया है और हमने नेचर से भी अलहदा कर लिया। अल्लाह ताला ने हमारा जिस्म 2 दफ़ा खाने के लिए बनाया है और उसकी निशानी ये है कि जिस्म के अंदर एक चीज़ कार्टिसोल है जो कि सुबह 4 बजे पीक हासिल करता है और 8 बजे डाउन हो जाता है।
और उसके बाद शाम को 4 से 6 के दरमियान वो पीक आता है। कार्टिसोल प्राइमिंग हार्मोन है जो बाकी हार्मोन्स को काम पे लगाते हैं। ठीक है। सुबह के टाइम बहुत अच्छा नाश्ता करना चाहिए। गोरे जब हम बाहर जाते हैं तो उनका जो ब्रेकफास्ट है वो ठीक ठाक हैवी किस्म का ब्रेकफास्ट होता है, और उसके बाद वो दोपहर में तो बिल्कुल हल्का फुल्का कोई फल लेते हैं, और उसके बाद वो 4 से 6 के दरमियान लंच करते हैं, और दैट्स ऑल। हम लोग बगैर ब्रेकफास्ट के बच्चों को भेज देते हैं, बच्चों का शुगर लेवल कम हो रहा होता है, वो प्रॉपरली कंसनट्रेट ही नहीं कर पाते। तो ये ट्रेंड ना बच्चों में होना चाहिए कि वो नाश्ते के बगैर जाए, ना अडल्ट्स में होना चाहिए। नाश्ता उन्हें अच्छा करना चाहिए और बॉडी इस टाइम उसको डाइजेस्ट डाउन करेगी, सही। तो इसलिए नाश्ता ज़रूरी है बच्चों इसके को। साथ साथ डॉक्टर साहब मैसेज आप देखने वालों को क्या देना चाहेंगे, वो भी मैसेज दे दीजिए। जो सबसे अहम मैसेज है कि डायरिया जो है वो मोर देन एपिडेमिक हुआ हुआ है लाहौर में, तो क्लीन वाटर यूज़ कीजिए, ठीक है। अपनी फूड को प्रॉपरली स्टोर कीजिए या उसे फ्रेश बना के खाएँ, डिकम्पोज्ड फूड इस्तेमाल। अगर आप किसी रेडी से किसी दुकान से कोई फल इस्तेमाल करते हैं तो पहले मेक श्योर करें कि वहाँ पे कोई मक्खी मच्छर नहीं है, शीशे के कैबिन के अंदर वो बंद है और साफ़ सुथरा है। अगर ये करेंगे तो आप डायरिया से बचेंगे, और डायरिया से बचेंगे तो आपके कॉम्प्लिकेशन में जाने का चांस कम है। और अगर डायरिया हो गया तो फौरी तौर पे डॉक्टर के पास जाएं, घर ना बैठे रहें, क्योंकि अराउंड 10% लोग जो है वो किडनी इन्वॉल्वमेंट के साथ आ रहे हैं। सही। तो ये चीज़ जी आपके लिए बर वक्त डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और 2 चीज़ें जिस पे डॉक्टर साहब ने जोर दिया है, एक तो साफ़ सुथरा खाना, साफ़ सुथरा पानी आपको डायरिया से बचा सकता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। निमकोल का इस्तेमाल कैसा है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स ये रिकमेंड करते हैं कि आप इस तरह की सिचुएशन में निमकोल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा। जब हमें मोशन आती है या वॉमिटिंग आती है तो इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस होता है, वो ज़ाया हो रहे होते हैं नमकियात। तो जब नमकियात ज़ाया हो जाते हैं तो हमारे सेलुलर फंक्शन डिस्टर्ब हो जाती हैं, तो उसकी रिप्लेसमेंट हर सूरत पे ज़रूरी है, अदरवाइज मस्कुलर क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाएंगे। मरीज़ कहते हैं कड़ल पड़ रहे हैं। हाँ। तो जो कड़ल पड़ रहे हैं एक्चुअली वो इस इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से पड़ रहे हैं। सोडियम और पोटेशियम की कमी हो जाती है, ग्लूकोज की कमी हो जाती है मरीज़ के अंदर। तो जो ORS है वो उसमें नमक भी है, उसमें ग्लूकोज भी है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट को वो पूरा कर देता है। ठीक है। तो हर सूरत पे मरीज़ को फौरी तौर पे लिक्विड इंटेक जो करना है हर एज उसको ग्रुप के ORS लिए यही हर रिकमेंडेड एज है। ग्रुप के लिए। ठीक है। अनटिल और अनलेस के एक पेशेंट इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ का है, उसे अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, तो उस सूरत में उसे अपने डॉक्टर से रब्ता करना है। वो फ्लूइड इंटेक तो करेगा, ठीक है। लेकिन साल्ट इंटेक वो डॉक्टर के मशवरे से करेगा, क्योंकि उसका हमारे ब्लड यहाँ प्रेशर बहुत सारे ऊपर चला जाता है। पेशेंट हम देखते हैं डायबिटीज़ के भी हैं, तो उनके लिए भी यही रिकमेंडेड है क्या? जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उन्हें शुगर से अवॉइड करना होता है। ठीक है। तो उस सूरत में हम उन्हें कहते हैं कि आप होममेड जो नहीं है इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन बनाए जिसमें ग्लूकोज की मिकदार कम कर दें। ठीक है। तो वो जो होममेड होगा वो इस्तेमाल हो सकता है, या कुछ ऐसी प्रिपरेशन है जो कि बाहर से आ रही, पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर नहीं हो रही, वो विद लो ग्लूकोज भी है ना, तो वो इस्तेमाल की जा सकती है। अच्छा जी, मुझे ये डॉक्टर साहब गाइड कर दीजिएगा, बहुत सारे लोगों को अगर घरों में ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आपने जो इनिशियल फर्स्ट एड जिसे कहा जाता है, इस सूरत में आप घर में क्या अपनी केयर कर सकते हैं? होम रेमेडी को लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, सुनी सुनाई अद्वियात की तरफ ज़्यादा जाते हैं, तो बजाय अद्वियात के इस्तेमाल के इन सिम्टम्स की सूरत में घर में आपने फर्स्ट एड सबसे पहले क्या करना है? घर में नमकोल मिला पानी ही इस्तेमाल करना है, जितने पखाने हैं उसके हिसाब से यूज़ करना है। हर स्टूल के साथ 1 ग्लास डेफिशिएंसी होती जाती है, 250 ml की डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है। तो ईच जो स्टूल पास करेंगे उसके साथ एक जो गिलास है 250 ml वाला, वो नमकोल वाला पानी मरीज़ ने हर सूरत में घर में यूज़ करना है। ठीक है। अगर डायरिया मुसलसल चलता जाता है और वो पेशेंट फील करता है कि उसे बहुत प्यास लगना शुरू हो गई है, ज़ुबान खुश्क होना शुरू हो गई है, नकाहत हो गई है बहुत ज़्यादा, वो कंसनट्रेट नहीं कर पा रहा, तो ये अलामतें होती हैं कि जो उसके जिस्म के अंदर पानी है उसकी बहुत कमी हो गई है। उस सूरत में उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और IV ड्रिप्स लेनी पड़ेंगी फ्लूइड की। सही। अच्छा जी, इसमें कोई खाने पीने की एहतियात भी आपको करनी है? अगर ये सिचुएशन चल रही है तो रोटी, चावल, इन चीज़ों का कोई परहेज़ है? एक्चुअली 2 चीज़ें चल रही हैं, एक है जो मिथ्स चल रही है सोसाइटी में और एक जो मेडिकल बैकग्राउंड में है। ठीक। जो मेडिकल बैकग्राउंड है वो तो ये कहता है कि आपने फूड लेनी है, और कौन सी फूड लेनी है, वो फूड जो कि आप इजीली डाइजेस्ट कर सकें। डबल रोटी है, खिचड़ी है, दलिया है, इजीली डाइजेस्टेबल फूड्स आप ले सकते हैं। ठीक है। दूसरी मिथ सोसाइटी की चल रही है जो कहती है जी रोटी बिल्कुल नहीं खानी, आपने सिर्फ चावल खानी है। तो एक्चुअली वो सिर्फ चावल वाली कहानी भी नहीं है। कुछ लोगों को इवन जो है इस चावल की एलर्जी होती है, फिर भी उनको एडवाइस कर दिया जाता है जी आप चावल इस्तेमाल कर लें। तो हल्की फुल्की ग़ज़ा हर सूरत पे खानी है ताकि आपका एनर्जी लेवल मेंटेन रहे।